गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। हम मिड नवंबर में आ गए हैं और आपको पता है कि बहुत ही जल्दी प्री बोर्ड और जस्ट इसके बाद बोर्ड आने वाले हैं। तो इन सब दौड़ भाग में आपको पता है कि हमें ढेर सारी तैयारी करनी है। तो आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से कवर करने शुरू कर दिए हैं, थ्योरीज पे आपने अपनी पकड़ बना रखी है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ एमसीक्यूज, रीजनरेशन, है ना, ऐसे टर्म्स जो हैं वो हम जानते तो हैं लेकिन मौका नहीं मिलता है कि उनसे हम रूबरू हो पाए। बहुत रेयर टाइम ही मिल पाता है उन्हें सॉल्व करने का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है, कौन सा ऑप्शन टिक नहीं करना है, कि ये एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ऐसे छोटे छोटे जो कंफ्यूजन होते हैं वो हमारे मार्क्स को कहीं ना कहीं डाउन करते हैं। गेट इट। तो इसीलिए हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लगे हाथ इन्हें भी सॉल्व कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस होती है कंफ्यूजन उतने ही कम हो जाते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 14 से, जो है सेमी कंडक्टर। और वहां से चलते चलते हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, क्या बात समझ गए आप सब? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको कुछ कॉपी पेन जरूर लेना है ताकि आप इन चीजों को समझ पाए, नोट कर पाए, और एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी के साथ कवर हो जाए, क्योंकि रिजर्वेशन पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होता है। अगर चैप्टर आता है तो रिजर्वेशन डन है, और नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। लेकिन अगर विजुअलाइजेशन के साथ आप चैप्टर को समझोगे तो वो और ज्यादा हेल्प आउट आपको करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि विजुअलाइजेशन में कौन से ऑप्शन हमें कब टिक करने होते हैं और उनके मतलब क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला डायरेक्शन में अगर मैं आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन बी कब हम टिक करेंगे, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, यानी इस बार दोनों सही हैं, एंड द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। यानी ऐसी कंडीशन में जब रीजन ने assertion को सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, आप क्या करोगे, ऑप्शन बी को टिक करोगे। आइए ऑप्शन सी को देखते हैं। इफ assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, अगर हमारा assertion सही है लेकिन रीजन रॉन्ग है, तो आप ऑप्शन सी पे जाओगे। एंड ऑप्शन डी में, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, अगर दोनों ही इनकरेक्ट हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्या बात आप सबको समझ में आ गई? चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो आ गए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? ध्यान से, assertion. In n-type semiconductor, number density of electrons is greater than the number density of holes, but the crystal maintains an overall charge neutrality. कहने का मतलब ये है कि जब हम n टाइप सेमीकंडक्टर में आते हैं तो उसमें जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो ग्रेटर होती है नंबर डेंसिटी ऑफ होल से। मतलब है कि हमारा जो Ne का टर्म है इज ग्रेटर देन ऑफ NH। इज दिस करेक्ट? वेरी गुड, ये करेक्ट है। बट द क्रिस्टल मेंटेन्स एन ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी, लेकिन जो हमारा पूरा क्रिस्टल होता है वो कैसा है, वो अभी भी न्यूट्रल है। इसका रीजन हमें क्या गिवन किया गया, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय डोनर एटम्स, जिस डोनर एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द आयोनाइज्ड डोनर। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक डोनर एटम लिया, ठीक है, और उस डोनर एटम को सिलिकॉन में ले जाके डोनेट किया है। ठीक है, मैंने एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चूज किया, उसमें मैंने डोनर एटम लिया। कौन सा डोनर एटम लूंगा, मुझे बनाना है एन टाइप, तो एन टाइप बनाने के लिए आपको चाहिए होता है पेंटावैलेंट जिसके पास 5 टर्म्स हो। गेट इट? तो 4 हमने बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 1 2 3 आपको दिख रहे हैं 4 बॉन्ड्स। अब इस 4 बॉन्ड में मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, दैट इज द ई। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो वहां की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हो उतने ही टाइम पे ये जो हमारा एटम होता है वो क्या हो चुका होता है, वो हो जाता है आयोनाइज्ड। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने प्रॉपर तरीके से लूज किया है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया। अगर आप नेट देखोगे तो प्लस और माइनस इज इक्वल टू इनसाइड द क्रिस्टल, तो अभी भी जीरो है। जितना आपने इलेक्ट्रॉन फ्री किया उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपके ऊपर, यानी आप उतना आयोनाइजेशन लेके घूम रहे हैं। तो नेट चार्ज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या बात समझ में आई? यानी ऐसी कंडीशन में असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन ने हमारे असर्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बात समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन पढ़ते हैं। In insulator, the forbidden gap is very large.
इंसुलेटर्स में अगर हम बात करें तो जो हमारा फॉरबिडन गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द फॉरबिडन गैप। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे ऐसे 2 बैंड्स बनाए, तो जो मेरा पहला वाला बैंड होगा, जो मेरा फर्स्ट बैंड होगा, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन बैंड। इसके नीचे जो हमारा बैंड है, हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्लियर है? तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और कंडक्शन बैंड तक जाते हैं। इसके बीच में जो ये गैप आप देख पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। कौन सा एनर्जी गैप? जैसे क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर तक पहुंचना होता है। इसी गैप को हम बैंड बोलते हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका नाम हमारा क्या है? फॉरबिडन बैंड। क्या बात समझ गए? ओके, तो इंसुलेटर्स में बात की जा रही है कि फॉरबिडन गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्ट कितना ज्यादा होता है? तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक ठाक गैप है। ओके, अब रीजन क्या गिवन किया गया? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन इंसुलेटर आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जब हम इंसुलेटर में बात कर रहे हैं तो इंसुलेटर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। इस वजह से वो कंडक्शन के लिए फ्री नहीं हो पाते। क्या बात समझे? जो वैलेंस बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही वैलेंस बैंड को एनर्जी मिलती है, यानी वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो कंडक्शन के लिए फ्री हो जाता है। यानी वो जम करके कहाँ पहुंच जाता है? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। तो ये कंडक्शन बैंड तक क्यों नहीं जा पा रहा है? इसके लिए एनर्जी गैप ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो टाइटली फोर्सेस से बाउंड है। क्या ये बात समझ में आ रही? यानी हमारा रीजन भी करेक्ट है, हमारा एसर्शन भी करेक्ट है, और रीजन ने हमारे एसर्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। तो आपको पता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग। जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर की, वो डोपिंग करने पड़ती है। एग्जैक्ट, डोपिंग हम इसीलिए करते ही हैं। डोपिंग में हम क्या करते हैं? या तो पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट को ऐड करते हैं, जिससे हमारा एन टाइप या फिर हमारा क्या बन के तैयार होता है? पी टाइप। तो जब आप फ्री चार्जेस अवेलेबल कराओगे वहां पे, तो क्या होगा? कंडक्शन बढ़ जाएगा। यानी असर्शन हमारा क्या है? करेक्ट हो गया। ओके, अब हम आते हैं रीजन पे। चलते हैं अपने रीजन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी कंडक्टर। क्या ये बात सही है? समझना, जब आप डोपिंग करते हो तो हमने इस बात को डिसाइड किया है कि डोपिंग में हम या तो पेंटावैलेंट करने वाले हैं, पेंटावैलेंट मतलब 5, और या तो ट्राईवैलेंट करने वाले हैं, इसका मतलब हो गया 3। पेंटावैलेंट किस तरह के किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को फॉर्म करेगा? तो वो होता है भाई हमारा एन टाइप। और ट्राईवैलेंट किसको फॉर्म करेगा? तो वो हमारा होता है भाई पी टाइप। अब एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव टाइप, और पी टाइप का मतलब होता है हमारा पॉजिटिव टाइप। क्या बात समझ गए? तो रीजन क्या रहा है कि डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये केवल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है? यानी ये केवल पी टाइप की बात कर रहा है, पर ट्राईवैलेंट भी तो डोपिंग होती है। तो इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो रॉन्ग है। रीजन का स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। क्या बात समझ गए? अगर रीजन का स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो क्या ये उस बात को एक्सप्लेन कर पाएगा? बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। देखो कंफ्यूजन क्या होती है कि हम बी पे जाएं या फिर सी पे जाएं। तो बी और सी में क्या फर्क है? बी में बात यह है कि रीजन सही होना चाहिए, बस एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सी में है रीजन रॉन्ग हो जाना चाहिए। तो क्या रीजन आपको रॉन्ग लग रहा है? बिल्कुल। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गेट इट? ओके, नेक्स्ट सेशन पे आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सेमी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अगर हम सेमी कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करता है। दैट इज द करेक्ट। ये बात करेक्ट है। तभी तो हम अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो सब किस पे फॉर्म करते हैं? सेमी कंडक्टर्स पे फॉर्म करते हैं। क्यों? कंडक्टर्स भी तो है हमारे पास जिनमें अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? तो प्रॉब्लम क्या है कंडक्टर्स के साथ कि अगर हमने कंडक्टर्स को ज्यादा देर के लिए कंटिन्यूअसली यूज करना शुरू किया तो वो बहुत ही तेजी से हीट होते हैं। क्यों हीट होते हैं? क्यों हीट होते हैं? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाता है। देखो, जब भी
कोई कंडक्टर होगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होना 100% कंफर्म है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन कर रहे होते हैं, दैट इज द रेजिस्टेंस। अब जैसे जैसे कंटिन्यूअसली यूज होता जाएगा तो वहां से थोड़ी बहुत हीट डेवलप होगी बिकॉज ऑफ द आर। अब जो हीट डेवलप होती रहती है वो वहां के टेम्परेचर को रेज करती जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करेगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रेज करेंगे और ज्यादा तेजी से कोलिजन करेंगे, जिससे टेम्परेचर के टर्म में रेजिस्टेंस और भी ज्यादा हाई होगा और भी ज्यादा हीट डेवलप। यानी जो हम फोन थोड़ा कंटिन्यूअसली यूज करते तो आपने देखा थोड़ा बहुत हीट करने की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कभी कभी। अगर वही कंडक्टर पे बन जाए फिर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो आपको जला सकता है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्पार्क्स आप कभी कभी देखते हो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, अगर हमने इसे कंडक्टर पे कर दिया तो आप आए दिन ही देखोगे। समझ गए? इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो वो अपना रेजिस्टेंस डाउन करता है, इससे जो हीट बननी होती है, जो ज्यादा इंक्रीज होनी होती है, वो ड्रॉप कर जाती है और हमारा जो टर्म है वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है। क्या बात समझ गए? इसलिए हम सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं, तो यानी हमारा असर्शन क्या है, प्रॉपर करेक्ट है। अब आते हैं हम अपने रीजन पे। तो रीजन क्या गिवन किया गया हमें, the energy gap between the conduction band and valence band is very small। जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का वो बहुत कम होता है, बिल्कुल कम होता है। कितना कम होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो बिल्कुल कम होता है। और जब आप उसमें डोपिंग कर देते हो तो डोपिंग करते ही उसका जो गैप है वो और भी ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि डोनर लेवल जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड के आसपास पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा सिलिकॉन के लिए 0.05 जबकि जर्मेनियम के लिए 0.01 का ही गैप रह जाता है। देखा आप सबने? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि जो रेजिस्टेंस कम है, क्या वो मैं बैंड से समझ सकता हूँ? तो देखो, अगर एनर्जी बैंड ज्यादा होता, गैप ज्यादा होता, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, यहाँ से चार्जेस वहां पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है। अभी हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस जब ड्रॉप करता है तो जो गैप है वो कम हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो कोलिजन यानी वाइब्रेशन बढ़े, और जब वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ेंगे तो फ्री होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। किसके लिए? चार्जेस के लिए। किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है? यानी रीजन असर्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है। और अगर ऐसी बात होती है तो आपको पता है कि हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट। तो आते हैं नेक्स्ट सेशन पे। क्या लिखा है? The number of electrons in a p-type silicon semiconductor is less than that number of electrons in a pure silicon semiconductor at room temperature। देखो, दो तरह के सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही। क्या क्या? पहला जो सेमीकंडक्टर हम ले रहे हैं सिलिकॉन का, वो हमारा कैसा है? वो हमारा है पी टाइप। क्लियर है? पी टाइप में आपने डोपिंग की है, किसकी डोपिंग की होती है? आपने डोपिंग की है ट्राई वैलेंट्स की। और जब ट्राई वैलेंट की डोपिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या इंक्रीज हो जाते हैं? उसके अंदर इंक्रीज होते हैं हमारे होल्स। सिंपल। ओके। अब हम प्योर सिलिकॉन पे पहुंचते हैं। तो प्योर सिलिकॉन में क्या होगा? प्योर सिलिकॉन में जब हम चलेंगे तो उसमें हमने किसी तरह की कोई डोपिंग नहीं की है, तो वहां पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे होल्स हैं, यानी जितने भी चार्ज कैरियर्स, वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्लियर? रीजन पे आते हैं। रीजन कह रहा है कि इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो बात हो रही है वो लॉ ऑफ मास एक्शन की वजह से हो रही है। क्या असर्शन मेरा सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? सिलिकॉन में सारे नंबर्स इक्वल होंगे, और जब आप डोपिंग करोगे तो डोपिंग करने में पी टाइप बना रहे, यानी आपने क्या किया? होल्स को बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर तो ऑलरेडी कम हो गए। अब बात करते हैं क्या ये रीजन इस बात को कंफर्म करेगा? तो रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन? समझो। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम कह रहे हैं Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। क्या ये बात समझ में आई? Ne क्या रिप्रेजेंट करता है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? NH क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेंसिटी ऑफ होल्स को। और I क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे चार्ज कैरियर्स को। ठीक है? ये इनका कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी का टर्म है। ओके। अब हम कह रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू Ne इंटू NH का जो रिजल्ट है वो Ni स्क्वायर होना चाहिए। अब जब मैं किसी तरह की डोपिंग नहीं कर रहा हूँ और प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हूँ, ऐसी कंडीशन में मेरा जो Ni होगा वो Ne और NH के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, क्योंकि कोई डोपिंग नहीं हुई तो सारे टर्म्स हमारे इक्वल। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप डोपिंग कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्या कर देते हैं? डोपिंग कर देते हैं, तो डोपिंग करने में आपने NH के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि अगर आपने यहाँ NH को इंक्रीज कर दिया है तो मेरा जो Ni स्क्वायर का टर्म है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए।
अगर NH इंक्रीज किया तो ऐसी कंडीशन में इन्हीं के नंबर्स को क्या होना होगा, अपने आप ही ड्रॉप हो जाना होगा। मतलब हमने Ne को ड्रॉप किया नहीं, हमने NH बढ़ाया है और एज अ कंपैरिजन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप ही क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। जब डिक्रीज कर गया तो ऐसी कंडीशन में फिर मेरे जो I है वो उतने स्क्वायर के टर्म में बराबर हो पाएगा। क्या बात समझ गए? ठीक है, तो क्या मेरा असर्शन सही है? बिल्कुल सर सही है। क्या मेरा रीजन सही है? बिल्कुल सही है। क्या रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन किया? सर एग्जैक्ट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो क्या मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल। क्लियर हो गया? ओके, पढ़ते हैं आगे। हम आ गए हैं अब नेक्स्ट असर्शन पे। पढ़ा जाए नेक्स्ट असर्शन। ओके, क्या लिखा? रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं, अगर हम उनके टेम्परेचर को रेज करें ऐसी कंडीशन में तो उनका रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है। और अगर रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा है तो क्या रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के टर्म तो प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसके लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, मटेरियल का रेजिस्टेंस भी उतना हाई होगा। इसका मतलब हमारा असर्शन क्या हो गया? रॉन्ग। सिंपल। क्लियर हो गया? असर्शन हमारा क्या हो चुका है? रॉन्ग हो चुका है। ओके, अब आप आते हैं रीजन। रीजन क्या है? द एटम ऑफ अ सेमी कंडक्टर वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड्स ऑफ हायर टेम्परेचर्स, दियर बाय इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टिविटी। रीजन ने बोला है कि जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम टेम्परेचर्स को रेज करते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे जाते हैं, ऐसी कंडीशन में सेमी कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और जो वाइब्रेशन होता है वो भी कैसा होता है, वो होता है हमारा वाइब्रेशन लार्जर एम्पलीट्यूड से। उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं? पहले से ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो उनके एटम्स होते हैं वो लार्ज एम्पलीट्यूड से क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो पता है किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? उनके फ्री होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी ऐसी कंडीशन में कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ना कि रेजिस्टिविटी। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख के दिया है? इन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, जो कि क्या है? गलत है। इसका मतलब हमारा एसर्शन तो रॉन्ग ही था और साथ में हमारा रीजन भी रॉन्ग हो गया। अगर दोनों चीजें रॉन्ग हो जाती हैं तो किस ऑप्शन को आप टिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी को टिक करोगे। क्लियर? ओके, चलें बढ़े आगे। आ रहा है मजा? वेरी गुड। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन को। ओके, लेट्स। द अप्लाइड वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन। क्या फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस समझते हैं? फॉरवर्ड बायस क्या होता है? जब हम पॉजिटिव का कनेक्शन पी टाइप से और नेगेटिव का कनेक्शन एन टाइप से करें तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस। और जस्ट पी टाइप को कनेक्ट कर दें हम माइनस टर्मिनल से और एन टाइप को कनेक्ट कर दें पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यही हमारा क्या होता है? रिवर्स बायस होता है। फिलहाल आगे। The applied voltage in forward bias mostly drop across the depletion region and the voltage drop across the P side and N side of the junction is negligible। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्म करता हूँ आपके लिए पीएन जंक्शन, ठीक है? तो हमने एक यहाँ पे पीएन जंक्शन बनाया। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एन हो गया। जैसे आप पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते हो, आपने पढ़ा होगा कि उसके बीच में एक लेयर फॉर्म होती है, एक बैरियर फॉर्म होता है। इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस बैरियर को? हम इस बैरियर को बोलते हैं भाई डिप्लेशन लेयर। ठीक है? ओके। अब बात हो रही कि जब मैंने इसे फॉरवर्ड में कनेक्ट किया, मतलब पी का कनेक्शन होना चाहिए पॉजिटिव से और एन का कनेक्शन होना चाहिए नेगेटिव से। तो जैसे मैंने ऐसा किया किसी बैटरी या किसी सेल की हेल्प से, तो मोस्ट ऑफ द जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो डिप्लेशन लेयर के अराउंड आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है भाई? डिप्लेशन लेयर के अराउंड आ रहा है। ये हमारा असर्शन कह रहा है। और जब हम आगे देखते हैं तो जो पी साइड और एन साइड है हमारे, वहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बिल्कुल ना के बराबर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। डिप्लेशन रीजन में होता क्या? डिप्लेशन रीजन में हमारे जो चार्जेस होते हैं ना वे फ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। इधर से पॉजिटिव चार्ज कैरियर, उधर से नेगेटिव चार्ज कैरियर, यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। और फ्लो करके वहां पे क्या करते हैं? एक लेयर फॉर्म करते हैं, बैरियर फॉर्म करते हैं, जिसके आर पार जाना मुश्किल होता है। बाकी चार्जेस क्या होते हैं? वहां से आर पार नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वहां की कंडक्टिविटी फिनिश होगी बिकॉज ऑफ फ्यूजन। तो वहां पे क्या रेजिस्टेंस फॉर्म होगा? बिल्कुल फॉर्म होगा। तो अगर मैंने फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन किया है तो सबसे पहले मुझे डिप्लेशन लेयर को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारे चार्जेस फ्लो कर पाएंगे। अब डिप्लेशन लेयर को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हमारा पोटेंशियल कंज्यूम होता है। तो अगर किसी चीज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम होगा,
यानी असर्शन ने अपनी बात बिल्कुल सही कही है। और जबकि हम पी साइड और एन साइड पे आते हैं तो वहां पे हमें ऐसा कुछ बैरियर नहीं मिल रहा है। तो एज अ कंपैरिजन ऑफ डिप्रेशन लेयर वहां के लिए पोटेंशियल ड्रॉप तो मेरा बिल्कुल क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। बात समझ गए? ओके, अब हम आते हैं इसके रीजन पे। ये रीजन क्या कह रहा है? तो अगर मैं अपने रीजन को पढ़ता हूँ तो रीजन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन रीजन इज लार्ज। क्या कह रहा है? जो रेजिस्टेंस है डिप्लेशन रीजन का वो ज्यादा है एज अ कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन साइड और पी साइड। क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है? क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है? समझिएगा, डिप्लेशन रीजन पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें वहां से करंट पास आउट कराना है। अब करंट पास आउट कराने में हमें ज्यादा वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वहां का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तभी तो हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। और जबकि एन साइड पी साइड में पोटेंशियल ड्रॉप कम है क्योंकि वहां का रेजिस्टेंस भी क्या है, कम है। क्या बात समझ गए? यानी हमारा रीजन भी सही है, हमारा एसर्शन भी सही है। और क्या हमारे रीजन एसर्शन के टर्म में से, क्या हमारे रीजन एसर्शन के टर्म में से उस बात को एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर तरीके से? क्या रीजन ने इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया है? बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। तो हम क्या करें, कौन सा ऑप्शन टिक कर दें? तो हम टिक करने वाले हैं सर ऑप्शन नंबर। क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट पे चले। ओके, व्हाट इज अवर नेक्स्ट एसर्शन? पढ़ा जाए, देखिए। इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन द वैलेंस बैंड। फिर से पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कंडक्शन बैंड में बोली गई है, कंडक्शन बैंड में बोली गई है कम होती है एज अ कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बैंड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो बंधे होते हैं, वो फ्री कहाँ होते हैं? तो क्या उनके पास उतनी एनर्जी होगी? नहीं, उनकी एनर्जी तो बाउंडेड होती है, बाइंडिंग एनर्जी से बंधे होते हैं वो। लेकिन जब वो कंडक्शन बैंड में आते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। किस बात के लिए? कि वो कंडक्शन कर सकें। किस बात के लिए फ्री हो जाते हैं? कि वो कंडक्शन कर सकें। तो ज्यादा एनर्जी उनके पास कहाँ होगी, कंडक्शन में या फिर वैलेंस में? कंडक्शन बैंड में। एनर्जी होने का मतलब क्या है? कि वो उसे शो कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, तभी तो कंडक्शन करेंगे। इसका मतलब कंडक्शन बैंड में ज्यादा एनर्जी होती है। यानी हमारा असर्शन तो इस समय रॉन्ग बिहेव कर रहा है। ओके, चलो रीजन पे आते हैं। डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द बैलेंस बैंड इन अ सेमीकंडक्टर। कह रहे जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। देखो, ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ना, इसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल है ये आएगा कब? ये बेसिक सेमीकंडक्टर के लिए तो बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे किसी पी टाइप एन टाइप नहीं बोला गया। तो जब हम केवल सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई डोनर एनर्जी लेवल नहीं होगा। पहली बात तो क्लियर होगी बात। जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने के बाद ही हमारे डोनर एनर्जी लेवल बनते हैं। अभी तो डोनर आएगा, जब डोनर आएगा तभी डोनर एनर्जी लेवल बनेगा। और आपने देखा होगा कि डोनर एनर्जी लेवल, क्योंकि मैं पेन लेता हूँ, आपने देखा होगा कि जो डोनर एनर्जी लेवल है डोपिंग करने के बाद वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाता है ना, बिल्कुल क्लोज पहुंचता है। यानी ये वो जगह है जहां से थोड़ी सी भी आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दोगे ना तो वो तुरंत कंडक्शन बैंड में क्या करेगा, जंप करेगा। तो जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है, ना कि जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होता है। यानी हमारा जो रीजन है वो भी रॉन्ग है, एसर्शन भी रॉन्ग है। अगर दोनों चीजें रॉन्ग होती हैं तो आपको पता है कि हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना होता है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना होता है। गेट इट? आया रीजन समझ में? क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट पे चलें। ओके, तो नेक्स्ट सेशन पढ़ा जाए। सेशन को क्या लिखा था? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, आपको पता है व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हमारा भाई अल्फा। तो अल्फा को बोला गया है कि ये मेटल्स के लिए कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए बोला जा रहा है कि ये नेगेटिव होती है। भाई वो पी टाइप हो, वो एन टाइप हो, या फिर वो केवल सेमीकंडक्टर हो, उसके लिए जो अल्फा होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। टू नेट मतलब आप उसमें किसी तरह की डोपिंग करें या ना करें, कर रहे हैं तब भी और नहीं किया है तब भी अल्फा हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये जो अल्फा का टर्म है ये पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कैसे होता है, अच्छा ये समझता हूँ। तो अल्फा का फॉर्मूला जब आप निकालोगे तो अल्फा का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा मैंने, लिखा है R2 माइनस R1 अपॉन R1, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है T2 माइनस T1। ठीक है, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज द T2 माइनस T1।
देखो, हमने बात की थी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसमें? कंडक्टर में। अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो R2 वाला टर्म है ये इंक्रीज करेगा। अगर R2 की वैल्यू ज्यादा है तो रिजल्ट मेरा अल्फा का कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। वहीं पे जब मैं सेमी कंडक्टर के लिए जाऊंगा तो मेरा तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। यानी जो R2 की वैल्यू है वो R1 के कंपैरिजन में कम होगी। ऐसी कंडीशन में मेरा अल्फा क्या आना चाहिए? नेगेटिव। यानी असर्शन ने अपनी बात को बहुत सही तरीके से कहा। करेक्ट है? ओके, तो हमने इसमें करेक्ट कर दिया। आते हैं रीजन पे। द चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। द चार्ज कैरियर इन मेटल आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, हमारे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो मेटल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। वेयर एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर पॉजिटिवली चार्ज। बिल्कुल, हमारे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी कौन है भाई? किसकी है? होल्स की है, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की। ये बात तो बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या मेरा रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर पा रहा है? क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? देखो, अल्फा का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास जो चार्ज कैरियर है उसका सिंबल क्या है? वो मेरा इलेक्ट्रॉन माइनस का है या फिर मेरे होल्स पॉजिटिव? क्या वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड करेगा? नहीं। क्या डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। भाई आपके पास अच्छा चार्ज कैरियर है तो आपका रेजिस्टेंस लो होगा। आपके पास चार्ज कैरियर अच्छी नहीं है तो आपका रेजिस्टेंस हाई होगा। तो उस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी मेरा अल्फा पॉजिटिव और निगेटिव आता है। तो ये चार्ज के सिंबल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। यानी यहाँ पे असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? किस ऑप्शन के साथ जाओगे? तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। आर यू क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो मेरा नेक्स्ट असर्शन आ गया है। क्या है? पढ़ा। सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। सिलिकॉन को जर्मेनियम के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर किया जाता है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए। अब जरा बात समझना, ऐसा क्यों? जबकि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन का कंपैरिजन है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के कंपैरिजन में आपने देखा होगा कि जर्मेनियम को अगर मुझे डोप करना है तो लेस एनर्जी में काम हो जाता है, सिलिकॉन में वही काम करना है तो ज्यादा एनर्जी लगती है। आपने देखा एज अ कंपैरिजन 0.05 पहुंचता है सिलिकॉन के लिए, 0.01 तक पहुंच जाता है जर्मेनियम के लिए। ज्यादा बेटर सेमीकंडक्टर किससे बनेगा? जर्मेनियम से बनेगा। तो सिलिकॉन की यूज कर रहे हैं। इसका अगला रीजन ये है कि जो सिलिकॉन होता है वो हमारा चीपर होता है, सस्ता होता है, इसलिए सिलिकॉन। आपने बहुत जगह सुना होगा सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन डिवाइस, सिलिकॉन चिप, याद है? ऐसा सुना कि सिलिकॉन पे है, सिलिकॉन पे है। ये ज्यादा क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इसे यूज कर रहे हैं, ना कि इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये ज्यादा बेटर है। बेटर तो जर्मेनियम ही है। फिलहाल अगर असर्शन की बात करें तो असर्शन ने ये बात सही कही है दूसरे पर्पज से, क्योंकि ये सस्ता है। ओके, रीजन में आते हैं। द एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज मोर देन दैट द एनर्जी गैप इन सिलिकॉन। कह रहे कि जर्मेनियम का एनर्जी गैप ज्यादा है जबकि सिलिकॉन का कम है। तो ये बात हमारी क्या है? रॉन्ग है, गलत है। मैंने आपको बताया कि इसका रीजन क्या है? सस्ता होना इसका रीजन है। तो असर्शन सही है और रीजन रॉन्ग है। देखो, एक्सप्लेनेशन है, अभी रीजन ही रॉन्ग हो गया। अगर रीजन रॉन्ग हो गया तो एक्सप्लेनेशन तक सोचना ही नहीं है। तो किस ऑप्शन को हम टिक करेंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट सेशन पढ़ा जाए। देखिए, इलेक्ट्रॉन हैज अ हायर मोबिलिटी दैन होल इन अ सेमीकंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनकी मोबिलिटी हायर होती है दैन होल इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी हाई होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी कंपैरिजन में? होल की कंपैरिजन। अब जरा देखो रीजन क्या है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होल के मास से कम होता है। अब जो होल है ना उसको एज अ प्रोटॉन आप समझ के चलो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को तो आप इलेक्ट्रॉन समझ ही रहे हो। अब इन दोनों बातों को चलो एक साथ समझते हैं, क्या ये हमारी बातें सही है या फिर गलत है? समझिए, मोबिलिटी डिफाइन कैसे होती है? तो मोबिलिटी इज डिफाइन एज द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम मूव कर रहे होते हैं हमारे चार्जेस वीडी वेलोसिटी से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं आगे देखूं, अगर मैंने किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो ऐसी कंडीशन में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स उस पर कितना होगा? Q इंटू ई होगा। अब यही फोर्स क्या उस चार्ज में एक्सेलरेशन डेवलप करेगा? देखो, मुझे मास तक जाना है, ठीक है, मुझे मास तक जाना है, इसीलिए मैं F इज इक्वल टू क्या यूज कर रहा हूँ? एम यूज कर रहा हूँ। देखो, मास का टर्म आ गया। अब जो फोर्स उस पर लगेगा वही उसे एक्सेलरेशन देगा, यानी मैं कह रहा हूं क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। और यहां से अगर मैं
ई की वैल्यू निकालूं, फिलहाल मुझे ई की जरूरत नहीं है, मैं ई की वैल्यू निकालता हूँ। तो ई इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, एम ए अपॉन में क्यू बनेगा, बन जाएगा। अब अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर इस जगह ई की जगह पुटअप करूं, तो आप ध्यान समझ पा रहे होगी कि जो मास का टर्म है वो अपॉन में मिल रहा है, यानी अगर एम की वैल्यू कम है तो मोबिलिटी अपने आप क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है। और अगर मास ज्यादा हो गया तो मोबिलिटी क्या कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। तो किसका मास कम होता है, तो मास कम होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का, किसके कंपैरिजन में, होल्स के कंपैरिजन में। तो मोबिलिटी किसकी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन की। दोनों बातें सही हो गई, एक्सप्लेन भी की गई हैं। तो आपको पता है किस ऑप्शन को हमें टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। क्लियर हो गया। चले बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन पे। अगला सेशन हमारा क्या है, when two semiconductor of p and n type are brought in contact। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर हमने दो सेमीकंडक्टर्स लिए हैं, एक है हमारा p और दूसरा हमारा क्या है, n टाइप का है, और दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, दे फॉर्म p n जंक्शन। एग्जैक्ट करेक्ट, विच एक्ट लाइक अ रेक्टिफायर। क्या ये रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। तो व्हाट इज द रेक्टिफायर, पहले इस पे बात कर लें। देखो रेक्टिफायर हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर इसलिए यूज होता है ताकि हम कन्वर्ट कर सकें किस करंट को, एसी करंट को, किस में, डीसी में। ठीक है, अब जो हमारा रेक्टिफायर है वो बनता कैसे, तो एक सिंपल सर्किट में करंट होती है हमारे पास, और उस करंट को या तो हमें अलाउ करना होता है या फिर हमें उसे मना कर देना होता है। ठीक है, अगर हम करंट को अलाउ कर रहे होते हैं, समझो मेरी बात को, या तो हम मना कर रहे होते हैं या तो हम अलाउ कर रहे होते हैं, तो हम करंट को एक ही बार पास आउट करने देते हैं। कहां से, उस पीएन जंक्शन से। आपने देखा होगा, समझाता हूँ, देखो हम एक सर्किट ऐसे बनाते हैं, ये हमने यहाँ पे एसी सोर्स लगाया, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे दूसरा कॉइल बनाया। इस कॉइल का कनेक्शन हम किससे करते हैं भाई, एसी सोर्स से करते हैं। और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हमने एक लगा के रखा होता है भाई अपना पीएन जंक्शन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक पीएन जंक्शन लगा दिया, ये होता है पी और ये होता है एन, थोड़ा पेन इधर उधर चलती है, समझो। तो ये हमारा पीएन हो गया। ठीक है, अब इस पीएन जंक्शन में होता क्या है कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल कुछ ऐसे हुआ, यानी अगर ये फॉरवर्ड बायस में, तब तो पीएन जंक्शन ने करंट अलाउ कर दी, यहाँ से करंट आराम से पास आउट कर गई। लेकिन अगर यही थोड़ी देर में इधर माइनस और इधर प्लस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बायस की जगह रिवर्स में चला जाएगा, और रिवर्स में जाते यहाँ से करंट अलाउ नहीं की जाएगी। तो क्या होता है कि हर बार जब हम रिजल्ट देखते हैं, एसी के रिजल्ट के कंपैरिजन में जब हम अपना रिजल्ट देखते हैं, तो हमें रिजल्ट केवल एक एक ही बार मिल रहा होता है, और एक बार रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में डीसी का फॉर्मेशन करता है। तो क्या पीएन ने रेक्टिफायर जैसा बिहेव किया, बिल्कुल किया। क्या बात समझ में, रेक्टिफायर बना किससे रहे हो, पीएन जंक्शन से तो बना रहे हो, समझ गए। तो पीएन एज अ रेक्टिफायर हो गया। ये बात तो हमारी थोड़ी थोड़ी क्या हो गई, सही हो गई, मतलब सही ही है। ओके, रीजन पे आते हैं। A rectifier is used to convert alternating current into direct current। क्या ये बात सही, ये बात भी बिल्कुल सही है। रेक्टिफायर तो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को, लेकिन लेकिन क्या ये असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या ये बता पा रहा है कि पीएन जंक्शन रेक्टिफायर की तरह बिहेव क्यों करता है। ये सिर्फ ये बात बता रहा है कि ये कन्वर्ट किसको करता है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि पीएन जंक्शन ऐसा करता क्यों है। तो क्यों करता है, अभी हमने बात की, क्योंकि वो एक बार फॉरवर्ड बाइसिंग में जाएगा, एक बार वो रिवर्स बाइसिंग में जाएगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट अलाउ करेगा, रिवर्स बाइसिंग में करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो रीजन तो इन्होंने असर्शन के लिए नहीं दिया है। तो दोनों बातें सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर दोनों बातें सही हो और एक्सप्लेनेशन ना हो, तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको पता है कि हमें ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना। गेट इट, ओके। नेक्स्ट पे चलें। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पे। क्लियर है, पढ़ा जाए। ओके, क्या लिखा है, असर्शन द डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड। डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन में पी साइड से एन साइड की तरफ फ्लो करती है। अब डिफ्यूजन करंट क्या होती है, जरा ये बात समझ लीजिए। तो मेरे पास ये एक हो गया है पीएन जंक्शन, ठीक है, और इस पीएन जंक्शन में एक तरफ होता है पी और एक तरफ होता है एन। जैसे ही यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बनना शुरू होती है, एट दैट टाइम, जब डिप्लेशन लेयर बनना शुरू क्यों हो रही, समझिएगा, क्योंकि एन तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर से पी तरफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर से, तो इधर से एन मूव करता है और इधर से पी मूव करता है। और दोनों जब मूव करना शुरू करते हैं तो आपस में मिल के ही फ्यूज होते हैं, और जब फ्यूज होते हैं तभी डिप्लेशन लेयर बनती है। ऐसी कंडीशन में देखो सारा चार्ज डिफ्यूज हो रहा है,
और जब चार्जेस डिफ्यूज होते हैं यानी मूव करते हैं तो करंट भी फॉर्म होगी। मेरा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो मूव कर रहा है इधर, और जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है इधर। तो आपको पता है कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, करंट तो हमेशा नेगेटिव चार्ज के अपोजिट फ्लो करती है, यानी इस करंट की डायरेक्शन भाई मुझे ये मिल गई, दैट इज द आई। यही है हमारे डिफ्यूजन करंट, कि जब चार्जर डिफ्यूज होकर क्या बना रहे होते हैं, डिप्लेशन लेयर। तो अब डायरेक्शन उसने बोली है पी साइड से एन साइड, तो क्या पी से एन दिख रही है, बिल्कुल, यानी assertion तो करेक्ट हो गया। आते हैं रीजन में। द डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट व्हेन द जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस। कह रहा है डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, वो भी कब, जब ये कनेक्शन फॉरवर्ड बायस में हो। ठीक है, ये लगाया भैया हमने फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन। अब इस बात को समझना, व्हाट इज द ड्रिफ्ट करंट, देखो समझो ड्रिफ्ट करंट कब बनती है। देखिए अभी यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बनना शुरू हो गई है, ठीक है, अब ये डिप्लेशन लेयर बनती चली जा रही है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो हमारे लेयर है, मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ ताकि हमें थोड़ा मजा आए, आप समझो। हाँ right। अब ये जो डिप्लेशन लेयर यहाँ पे मेरी फॉर्म हुई है, जैसे ये डिप्लेशन लेयर, अब इस डिप्लेशन लेयर में हुआ क्या है एक्चुअल में, क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई हैं वो समझते हैं। जैसे ही तुमने डिप्लेशन लेयर बनी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो फ्यूज हो गए, बचा कौन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब पी साइड के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे कौन से होते हैं भाई, नेगेटिव वाले होते हैं। एंड की तरफ कौन से होते हैं हमारे, तो वो हमारे होते हैं पॉजिटिव वाले, तो ये सारे प्लस प्लस वाले हो गए। ठीक है, अब इधर माइनस इधर प्लस, तो इससे क्या होगा, ये लोग एक पोटेंशियल डेवलप करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इन्होंने एक बैरियर पोटेंशियल बना लिया। अब ये जो माइनस वाले इधर हैं और जो प्लस वाले इधर, इन्होंने एक अपोजिट पोटेंशियल का फॉर्म कर लिया, फॉर्मेशन बन के तैयार हो गया। क्या बात समझ में, बन के तैयार हो गया। इधर का जो माइनस है, इधर का जो माइनस है वो यहाँ रह गया, इधर का जो प्लस है वो इधर रह गया। अब होता क्या है कि जैसे ही फॉर्मेशन होना शुरू होता है, जैसे ही डिप्लेशन लेयर बन के तैयार होती है, तो अब क्या होगा, जब मैं फॉरवर्ड बायस के कनेक्शन को ऐड करूंगा, फॉरवर्ड में जैसे ही मैं लेके जाने वाला हूँ, फॉरवर्ड कनेक्शन में करने वाला हूँ, तो होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है बहुत तेजी से चले आ रहे थे इसकी तरफ, समझो जैसे डिप्लेशन लेयर है, पॉजिटिव चार्जेस इधर चल के आ रहे थे, नेगेटिव चार्जेस इधर चल के आ रहे थे। ठीक है, ये डिफ्यूजन करने वाले थे। लेकिन जब यहाँ पे पोटेंशियल फॉर्म होके तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया, तो ये क्या करते हैं, उन चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बना के रखे हैं, ये यहाँ पे जो मैंने नेगेटिव चार्जेस बना के रखे हैं, माइनस 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 माइनस, तो अब ये जो माइनस वाला है वो इस तरफ एन टाइप के जो नेगेटिव चार्जेस है इनको रिपेल करना शुरू कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे जो प्लस चार्ज बना के रखे हैं, ये प्लस चार्ज इधर पी टाइप के पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो चार्जेस वहां से चल के आ गए थे वो वापस बैक होना शुरू होते हैं, और जब वो बैक होना शुरू होते हैं तभी हमारी बन के तैयार होती है, क्या बन के तैयार होती है भाई, हमारी ड्रिफ्ट करंट। क्या बात समझ में, क्या बन के तैयार होती है, हमारी ड्रिफ्ट करंट बन के तैयार होती है। क्या बात समझ गए। तो आपको पता है कि कितना हाई रिपल्शन बना होगा, बिल्कुल लो रिपल्शन बना होगा, सिर्फ चार्जेस को थोड़ा थोड़ा वापस किया गया, प्लेस किया गया, तो ड्रिफ्ट करंट वैसे भी क्या होगी, लो होगी, बिल्कुल किसके कंपैरिजन में, डिफ्यूजन करंट पे। अब इसमें एडिशन में क्या बोला गया है कि भाई पीएन जंक्शन में ड्रिफ्ट करंट जो है वो कम तो है ही, लेकिन कनेक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बायस। अब जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कर दोगे तो डिफ्यूजन करंट तो और ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्या बात समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, सर असर्शन भी हमारा सही है और हमारा रीजन भी क्या है, सही है। क्या बात समझ में आ गई। अगर ऐसी दोनों बातें होती हैं तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन को। लास्ट सेशन हमारा आ गया है, क्या है अगला सेशन, द ड्रिफ्ट करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म द एन साइड टू द पी साइड। जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो पीएन जंक्शन में फॉर्म होती है एन साइड से पी साइड तक, हम बात कर ही चुके हैं। ऐसा कब होता है, जब हमारे डिप्लेशन लेयर पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहां के चार्जेस को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ का पॉजिटिव इस तरफ के पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, यहाँ का नेगेटिव इस साइड के नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, और क्या बन के तैयार होगी, ड्रिफ्ट। तो देखो जरा, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारी ड्रिफ्ट करंट होगी वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट आएगी। नेगेटिव चार्ज के अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में आएगी। क्या ये डायरेक्शन हमको एन से पी साइड दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इसका मतलब असर्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब रीजन पे आते हैं। रीजन लिखा हुआ है इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। जो ड्रिफ्ट करंट है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रही है, कि ये बात सही है। जबकि आप देखो तो फ्लो में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो क्या केवल इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रिफ्ट को बनाएंगे,
ये बात हमारी क्या होगी, गलत होगी। तो रीज़न तो अपने आप में ही रॉन्ग हो गया, तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं आएगी, यानी किस ऑप्शन के साथ जाओगे आप? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। क्या बात समझ गए? तो इस तरह से हमने ये सेशन भी कवर कर दिया। क्या बात समझ में? आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी इस चैप्टर की मिली होगी। जब हम रीज़न एसोसिएशन करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स खुलकर हमारे सामने आते हैं, जिनको हमने उस तरह से सोचा नहीं होगा, और इससे क्लैरिटी भी टॉपिक की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, आप सबने एन्जॉय किया होगा और समझा होगा, ठीक है? ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके नंबर्स को गेन करने में। हम ऐसे और रीज़न एसोसिएशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें, सीखें और अपने चैप्टर्स की क्लैरिटी को आगे बढ़ाएँ। कोई भी ऐसा एसोसिएशन इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास है, तो आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उसमें कन्फ्यूज़न है या फिर हमने जो आज सीखा उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।